गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अमीनो अम्ल की बात करेंगे। तो अमीनो अम्ल पहले हम पढ़ चुके हैं कि प्रोटीन जो होते हैं वो अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन जो होते हैं वो अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं और ये 20 प्रकार के अमीनो अम्ल हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। कुछ अनिवार्य अमीनो अम्ल होते हैं और कुछ हमें बाहर से ग्रहण करने पड़ते हैं। इनके बारे में हमने चर्चा कर ली है। अब हमें बात करनी है कि अमीनो अम्ल जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और इनके कुछ उदाहरण के साथ साथ हम बात करते जाएंगे। तो अमीनो अम्ल आज हमें अब हम अमीनो अम्ल्स के टाइप्स की बात करेंगे। तो अमीनो अम्ल द्वारा बता देता हूँ इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। अमीनो अम्ल इसके अंदर एक केंद्रीय परमाणु और एक तो होता है एसिडिक ग्रुप, एक होता है बेसिक ग्रुप, ठीक है, और हाइड्रोजन परमाणु और आर ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है। अब अमीनो अम्ल की स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर तो यही है बेटा, मतलब कि ये सामान्य स्ट्रक्चर तो इसकी यही है, लेकिन आर समूह भिन्न भिन्न होने की वजह से अमीनो अम्ल भी क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। इस आर समूह के आधार पर ही क्या होते हैं, अमीनो अम्ल भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। वैसे तो 20 प्रकार के होते हैं। अब इनको कैटेगरी के अंदर वर्गीकरण भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इनके वर्गीकरण में अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले कुछ ऐसे अमीनो अम्ल जिनमें आर समूह कैसा हो, ऐसा अमीनो अम्ल जिसमें आर समूह द्रव्य हो, कैसा हो, द्रव्य यानी जल में घुलनशील और चार्ज हो, उस पर क्या हो, उस पर चार्ज हो, यानी कि वो चार्ज्ड हो। कैसा हो, वो चार्ज्ड हो। तो इसके अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो उदाहरण में आप देख सकते हो आर्जिनिन, ठीक है, लाइसिन और स्टेडीन, स्टेडीन स्टेडीन, ये 3 एग्जाम्पल है। इनमें क्या होता है, इन तीनों में ही क्या होगा, आर समूह जो होगा वो ध्रुवीय होगा और उस पर चार्ज होगा। लेकिन ये जो तीनों होंगे उनके ऊपर 2 क्षारीय ग्रुप होंगे। क्षारीय ग्रुप कितने होंगे, 2 होंगे। और एक ही ग्रुप होगा, कौन सा, अम्लीय ग्रुप, एक ही होगा। ठीक है, 2 क्षारीय ग्रुप होंगे और एक अम्लीय ग्रुप होगा, जिसकी वजह से ये सारी अमीनो अम्ल होते हैं। तो आर्जिनिन, लाइसिन, स्टेडीन, ये पहली बात तो ये ध्रुवीय होते हैं और इन पर चार्ज होता है। और अगली बात हमें याद रखनी है कि ये सारी अमीनो अम्ल है। ये कैसे, ये तीनों कैसे अमीनो अम्ल हैं, इसके अंदर सब कैटेगरी के अंदर बात करूँ तो ये सारी अमीनो अम्ल है। कैसे, सारी अमीनो अम्ल, ये सारे अमीनो अम्ल है। अब अगर वो ध्रुवीय है और चार्ज है तो चार्ज बेटा पॉजिटिव भी हो सकता है। अब इसके अंदर चार्ज क्या होगा, टोटल चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कैसे, देखो, अगर मैं कहूँ सी अल्फा कार्बन है, इसके साथ एक तो ये एसिडिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये बेसिक ग्रुप है, और इसके साथ आर ग्रुप के साथ अगर NH3+ जुड़ जाए, अगर NH3+ जुड़ जाए तो देखो, इसका एक माइनस, इसका एक प्लस, इसका एक प्लस, कितने हो गए, एक प्लस का हो गया। तो इस पर कैसा चार्ज है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है। ये कैसा है ना, ये पॉजिटिव चार्ज है। कैसा है, पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है। तो आर्जिनिन, लाइसिन और स्टेडीन, ये तीनों क्या होते हैं बेटा, ध्रुवीय होते हैं, चार्ज होते हैं। ठीक है, कैसा चार्ज है इन पर, पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए कैसा व्यवहार दर्शाते हैं, सारे अमीनो अम्ल जैसा व्यवहार दर्शाते हैं। अब इसी कैटेगरी के अंदर मैं बात करूं, अगर अगर दो ग्रुप हो, कैसे, एसडी ग्रुप 2 हो, यानी COO- के 2 ग्रुप हो और NH3+ का सिर्फ एक हो, यानी जो प्लस देश के वो क्या हो, एक ही हो। ठीक है, ऐसा हो तो ऐसे ग्रुप ये सारे होंगे या अम्लीय होंगे, ये अम्लीय अमीनो अम्ल होंगे। कैसे होंगे, अम्लीय अमीनो अम्ल होंगे। और इन पर नेट चार्ज क्या होगा बेटा, नेगेटिव चार्ज होगा। कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। कैसे होगा वो देखो, होगा कैसे, ये देखो, सी अल्फा कार्बन, इससे एक कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा हुआ, एक NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ। अब इस पर जो R था इसके साथ भी COO- जुड़ा हुआ है, तो इसका एक माइनस माइनस, 2 माइनस के हो गए और एक प्लस का हो गया, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, माइनस का 1। तो ये नेगेटिव चार्ज हो गए, यानी कि ये ध्रुवीय है, चार्ज है। कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो चार्ज के आधार पर 2 प्रकार के हो गए ना, कौन कौन से, एक तो अम्लीय और एक क्षारीय। तो ये कैसे हैं, अम्लीय है। ये कैसे हैं, अम्लीय अमीनो अम्ल, ये अम्लीय अमीनो अम्ल है। ठीक है, अब देखो इसके एग्जाम्पल की अगर बात करूँ मैं तो एस्पार्टिक
अमीनो एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ठीक है, जिसे कहते हैं एस्पार्टेट। इसे एक नाम और देते हैं एस्पार्टेट, ठीक है। एक एग्जांपल ये होगा। दूसरा बात करूँ तो ग्लूटेनिक एसिड, ग्लूटेनिक एसिड, ये 2 एग्जांपल हो गए इसके, ठीक है। ग्लूटेनिक एसिड, एस्पार्टिन, एस्पार्टिक एसिड या एस्पार्टेट। इसे कहते हैं ग्लूटामेट, इसको हम ग्लूटामेट भी कह सकते हैं, ठीक है। अब अगली बात करते हैं, अगर भाई ये R समूह जो हो वो कैसा हो, ध्रुवीय हो लेकिन इस पर चार्ज ना हो। दूसरी कैटेगरी की बात करता हूँ कि R समूह जो हो वो ध्रुवीय है, कैसा है, ध्रुवीय तो है लेकिन अनचार्ज्ड है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो क्या होगा, इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे। इसके एग्जाम्पल की अगर बात करूँ तो एक तो हो गया सैक्रिन। जो हमारा सैक्रिन होता है वो ध्रुवीय होता है लेकिन इस पर चार्ज नहीं होता है। थ्रियोनिन जो होता है, थ्रियोनिन जो होता है, इस पर ये ध्रुवीय होता है लेकिन इस पर चार्ज नहीं पाया जाता है। एस्पार्जिन जो होता है, एस्पार्जिन, वो आर्जिनिन था, सार्य था और ध्रुवीय भी था और उस पर चार्ज भी था। और कैसा चार्ज था, उस पर पॉजिटिव चार्ज था। लेकिन एस्पार्जिन है, ये क्या है, एस्पार्जिन, इसके ऊपर जो आर ग्रुप जुड़ा होता है वो ध्रुवीय होता है लेकिन अनचार्ज्ड होता है। एक एग्जांपल हम बात करते हैं ग्लूटोमाइन, ग्लूटोमाइन, ये जो ग्लूटोमाइन जो है, स्पेसिफिक की बात में बात कर लेंगे। सिस्टेन, सिस्टेन, सिस्टेन की बात करूँ मैं तो सिस्टेन के ऊपर ये आर समूह होता है ना, यहाँ पर सल्फर प्रेजेंट होता है। आर समूह के साथ कौन प्रेजेंट होता है, सल्फर प्रेजेंट होता है। आर समूह में कौन प्रेजेंट होता है बेटा, सल्फर प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसे कहते हैं सिस्टीन। और ये ध्रुवीय है, एनचार्ज्ड है। और ये जो आपको ग्लूटोमाइन है, ग्लूटोमाइन है, इसमें आर समूह की जगह क्या होता है बेटा, आर समूह की जगह होता है अमाइड ग्रुप। ये NH2 आर समूह के साथ कौन जुड़ा होता है, CO NH2 समूह जुड़ा रहता है, अमाइड जुड़ा रहता है। यही इसमें होता है। एस्पार्जिन में भी आर समूह के साथ कौन जुड़ा रहेगा, अमाइड ग्रुप जुड़ा रहेगा। लेकिन सेक्रिन और थ्रियोनिन के साथ OH ग्रुप जुड़ा रहता है, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा रहता है। अगर मैं बात करूं कि आर समूह 3 नंबर की कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, अगर आर समूह कैसा हो, आर समूह एरोमेटिक है, क्या है, एरोमेटिक, एरोमेटिक है, साथ में रिंग फॉर्म में, कैसी फॉर्म में, रिंग फॉर्म में, एरोमेटिक रिंग फॉर्म, ठीक है। तो इन्हें इस प्रकार के अमीनो को नाम दिया जाता है एरोमेटिक अमीनो एसिड, एरोमेटिक अमीनो एसिड। इसके एग्जाम्पल की बात कर रहे थे। पहला एग्जाम्पल होता है ट्रायोडीन, ट्रायोसिन, ट्रायोसिन। दूसरा एग्जाम्पल लूँ मैं ट्रिप्टोफेन, ट्रिप्टोफेन, ट्रिप्टोफेन। और तीसरा एग्जाम्पल लूँ तो फिनाइलिन, फिनाइलेमीन, फिनाइलेमीन। ये जो दिख रहा है आपको ट्रिप्टोफेन जो दिख रहा है, ये सबसे जटिल होता है। ये क्या होता है, सबसे जटिल अमीनो एसिड है, सबसे जटिल अमीनो एसिड है, ठीक है। तो एरोमेटिक अमीनो एसिड्स के अंदर बात करूँ तो ट्रायोसिन, ट्रिप्टोफेन सबसे जटिल अमीनो एसिड, और फिनाइलेमीन, ठीक है। ये किसके एग्जाम्पल है, अगर ये है एरोमेटिक अमीनो एसिड के एग्जाम्पल। अब बात करते हैं आर समूह अगर अध्रुवीय हो, नॉन पोलर, इसके कौन कौन से एग्जाम्पल है। अगर आर समूह क्या हो, 4 नंबर पर बात करते हैं अपने। अगर आर समूह अध्रुवीय हो, नॉन पोलर हो, तो क्या होगा। अगर नॉन पोलर आर समूह है तो उसके एग्जाम्पल देखो, ग्लाइसिन,
ग्लाइसिन सबसे सबसे सरल है, सबसे सरल अमीनो एसिड है। सबसे सरल अमीनो एसिड कौन है? ग्लाइसिन है। एलेनिन और ल्यूसीन, कौन? ल्यूसीन। आगे बात करेंगे बेटा सबकी डिटेल से, ठीक है। अभी इनकी इतनी बात करेंगे। आइस एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। ल्यूसीन, ठीक है, और वेलिन और मिथ्योनिन। मिथ्योनिन की एक खास बात है, इसमें सल्फर प्रेजेंट होता है। कौन प्रेजेंट होता है इसमें? सल्फर समूह प्रेजेंट होता है, सल्फर प्रेजेंट होता है, सल्फर प्रेजेंट होता है। और प्रोलिन की बात करूँ, प्रोलिन जो होता है वो असामान्य अमीनो अम्ल है, ठीक है। इसे इमिनो एसिड भी कहते हैं, इसे अमीनो एसिड भी कहते हैं। और ये सबसे असामान्य, ये क्या है? असामान्य है, असामान्य अमीनो अम्ल है। इसकी आगे बात करेंगे अपने कि असामान्य क्यों है। अब कुछ संरचना की बात कर लेते हैं भाई, कुछ अमीनो एसिड की संरचना की बात कर लेते हैं। इनकी अब संरचना होगी ना कुछ ना कुछ, तो इन सब की अपनी खुद की कुछ ना कुछ संरचना होती है। इस आहार जो होता है वो अलग अलग होता है, जिसकी वजह से संरचना भी इनकी होगी थोड़ी बहुत अलग अलग होगी। बेसिक स्ट्रक्चर वही है, थोड़ी बहुत अलग होगी। तो अमीनो एसिड की संरचना, अमीनो एसिड की संरचना, हमारे सिलेबस में सिर्फ 5 संरचनाएं हैं, ठीक है। वैसे तो 5 ही नहीं है, कम है, लेकिन मैं 5 करा रहा हूँ। पहला ग्लाइसिन। ग्लाइसिन में क्या होगा बेटा? आर की जगह कौन आएगा? हाइड्रोजन ग्रुप आ जाएगा, तो वो क्या कहलाएगी? ग्लाइसिन कहलाएगी। और ग्लाइसिन सबसे सरल है, सबसे सरल अमीनो एसिड पूछा जाए तो कौन है? ग्लाइसिन है। कैसे? देखो, सी अल्फा कार्बन के साथ एक कार्बोक्सिल जुड़ा हुआ, NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ, और यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन। ये स्ट्रक्चर किसकी? ग्लाइसिन की। और ये सबसे सरल अमीनो अम्ल है। एलिलीन की बात करूँ, एलेनीन की बात करूँ, तो इसके अंदर जो आर समूह होगा ना, वो मिथाइल ग्रुप होगा। कौन होगा? मिथाइल ग्रुप। कौन जुड़ा होगा? आर समूह की जगह मिथाइल ग्रुप जुड़ा होगा। तो स्ट्रक्चर की बात करूँ तो ये देखो, CH3, सी अल्फा कार्बन, COH, NH2 ग्रुप, और ये हाइड्रोजन, ठीक है। सेक्रीन की बात करूँ, सेक्रीन, सेक्रीन के अंदर क्या होगा? सेक्रीन के अंदर आर की जगह CH2OH ग्रुप जुड़ा होगा। इसके साथ CH2 के साथ कौन सा ग्रुप जुड़ा होगा? OH ग्रुप जुड़ा होगा, ठीक है। तो सेक्रीन की बात कर लेते हैं अपने। और सेक्रीन कैसा है? ध्रुवीय तथा अनचार्ज्ड। ध्रुवीय तथा अनचार्ज के अंदर सेक्रीन का हमने एग्जाम्पल पढ़ा था। हमने कहा था सेक्रीन के साथ कौन जुड़ा होता है? OH ग्रुप जुड़ा होता है। और OH ग्रुप और किसके साथ जुड़ा होता है? थ्रियोनीन के साथ भी OH ग्रुप भी जुड़ा हुआ था। लेकिन फिर ये R CH2 की जगह कुछ और होगा उसमें, ठीक है। ये हो गया। अब बात कर लेते हैं आगे। स्ट्रक्चर तो आप बना ही लोगे, ये सी अल्फा कार्बोक्सिलिक समूह, NH2 हाइड्रोजन परमाणु, और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ? CH2OH जुड़ा रहता है। अब हम किसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं? ट्रायोसिन, ट्रायोसिन के में क्या होगा? आर समूह के साथ CH2 से बेंजीन जुड़ा होगी ऐसे, और बेंजीन के साथ कौन जुड़ा होगा? OH ग्रुप जुड़ा रहेगा। इसकी स्ट्रक्चर की बात करूँ ट्रायोसिन की, तो इसके साथ एक हाइड्रोजन हो गया, CH2 ग्रुप हो गया, CH2 के साथ एक बेंजीन वल्य और OH ग्रुप, और इसके साथ कार्बोक्सिलिक समूह हो गया, ये NH2 ग्रुप जुड़ा होगा। ये स्ट्रक्चर किसकी है? ट्रायोसिन की। फिर आता है सिस्टीन। सिस्टीन में क्या होगा बेटा? सिस्टीन में क्या होगा? सिस्टीन में आर की जगह क्या जुड़ा होगा? CH2SH। देखो CH2SH, सिस्टीन और एलेनिन, सॉरी सिस्टीन और सिक्रीन, में इतना ही फर्क है कि उसमें ऑक्सीजन ग्रुप होता है, इसमें सल्फर ग्रुप। सिस्टीन में क्या होता है? सल्फर ग्रुप होता है, ठीक है।
सिक्रीन में तो OH ग्रुप होता है और सिस्टीन में क्या होता है, SH ग्रुप होता है, लेकिन नाम तो चेंज हो गया ना, एक परमाणु बदला, नाम भी बदल गया, स्ट्रक्चर भी अलग हो गई, C अल्फा COH, ये देखो यहाँ क्या आएगा NH2 और यहाँ क्या आएगा H। सिक्रीन के अंदर तो क्या होता था कि CH2 के साथ OH ग्रुप जुड़ा होता था, लेकिन सिस्टीन में क्या होगा, यहाँ SH ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। ये हमारे मुख्य कुछ 5 स्ट्रक्चर थे। अब बेटा होता क्या है कि अमीनो एसिड होता है ना, वो प्रकाशिक सक्रिय होता है या निष्क्रिय होता है, इसके आधार पर भी हम इनको बांटते हैं। और बांटने की जरूरत ही नहीं, सभी ये प्रकाशिक सक्रिय होता है या प्रकाशिक निष्क्रिय होता है, ये भी इसके गुण धर्मों में हमें पढ़ना पड़ेगा कि अमीनो एसिड के गुण क्या क्या होते हैं। तो अब ये प्रकाशिक सक्रिय है या प्रकाशिक निष्क्रिय, ये कौन निर्धारित करता है? किरेल कार्बन की प्रेजेंट होता है या नहीं होता है, उसके आधार पर हम बात करते हैं कि प्रकाशिक निष्क्रिय या प्रकाशिक निष्क्रिय है। तो किरेल कार्बन, किरेल कार्बन, किरेल कार्बन क्या होता है बेटा? किरेल कार्बन वह कार्बन, वह कार्बन जिससे जिससे चारों समूह भिन्न हो, जिसके चारों समूह क्या हो, भिन्न हो, उसे हम किरेल कार्बन कहेंगे। यानी कि जो चारों ग्रुप हैं वो अलग अलग हो तो क्या होगा, किरेल कार्बन होगा। ठीक है। और अमीनो अम्ल जो होते हैं, अमीनो अम्ल के अंदर किरेल कार्बन प्रेजेंट होता है, किरेल कार्बन उपस्थित होता है। इसलिए ये प्रकाशिक ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, यानी प्रकाशिक सक्रिय होते हैं, ये प्रकाशिक सक्रिय होते हैं। अब देखो होता क्या है कि ये हमारे पास C अल्फा कार्बन, इससे एक COH ग्रुप, एक NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक हाइड्रोजन ग्रुप और एक R ग्रुप, एल्काइल ग्रुप। तो इसके अंदर देखा जाए तो ये ग्रुप अलग है, ये अलग है, ये अलग अलग, चारों ग्रुप अलग अलग है। तो इसलिए ये कैसा कार्बन है बेटा? ये कैसा कार्बन है? ये किरेल कार्बन है। क्या है? किरेल कार्बन। अब इसका मतलब अमीनो एसिड जो होते हैं वो प्रकाशिक सक्रिय होते हैं, लेकिन इसका एक ही अपवाद है, वह है ग्लाइसिन। अपवाद क्या है? ग्लाइसिन। ये क्या है? अपवाद। ग्लाइसिन क्या बेटा? अपवाद। क्योंकि ग्लाइसिन के अंदर R की जगह कौन आ जाता है? R की जगह हाइड्रोजन आ जाता है, तो इसलिए 2 हाइड्रोजन ग्रुप हो गए, यानी चारों जो इसकी चारों वैलेंसी है वो अलग अलग ग्रुप नहीं जुड़े हुए हैं। इसका मतलब 2 सेम है, तो 2 सेम है, तो ये अकिरेल कार्बन है। और अकिरेल कार्बन है तो ये प्रकाशिक निष्क्रिय होगा कि नहीं होगा? तो यस, ये प्रकाशिक क्या होगा? ये प्रकाशिक निष्क्रिय होते हैं, प्रकाशिक निष्क्रिय। किरेल कार्बन नहीं होता, एब्सेंट। किरेल कार्बन क्या होता है? एब्सेंट। ठीक है, इस पर किरेल कार्बन नहीं पाया जाता है। अब कुछ अमीनो अम्ल की बात करते हैं। अब बात करते हैं अनिवार्य अमीनो अम्ल की, एसेंशियल अमीनो एसिड, यानी कि अनिवार्य अमीनो अम्ल। अब मैं बात करता हूँ अनिवार्य अमीनो अम्ल की। तो बेटा अनिवार्य अमीनो अम्ल क्या होते हैं? ऐसे अमीनो अम्ल जो हमारी बॉडी नहीं बनाती, जो हमारा शरीर जिन अमीनो अम्लों का संश्लेषण नहीं कर पाता है, उन ऐसे प्रकार के अमीनो अम्ल को हम कहते हैं अनिवार्य अमीनो अम्ल। और ये अमीनो अम्ल जो होते हैं वो 8 प्रकार के अमीनो अम्ल हैं। हमारी बॉडी के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक है? 8 अमीनो अम्ल हमारी बॉडी के लिए आवश्यक है, अमीनो अम्ल जो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। लेकिन 20 थे, 20 में 12 तो हमारे पास क्या बने? बॉडी के अंदर ही बने ना। 12 तो हमारे बॉडी के अंदर बने और 8 हमारे बाहर बने। इसको याद रखने का तरीका,
कौन कौन से होते हैं वो नाम बता देता हूँ। 8 अमीनो अम्ल जो कि अनिवार्य अमीनो अम्ल है, जो कि बाहर से लेने पड़ते हैं, यानी हमारी बॉडी उनको संश्लेषण नहीं कर पाती है। वो कौन कौन से हैं याद रखना है। एल टीवी पीएमटी पीएमटी। अब देखो, आई फॉर आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। एल फॉर ल्यूसिन, ल्यूसिन। एल फिर एल आ गया, इसका मतलब लाइसिन, ठीक है। टी फॉर थ्रियोनिन, थ्रियोनिन। वी फॉर वेलिन, पी फॉर फिनाइलेमीन, पी फॉर फिनाइलेमीन, ठीक है। एम फॉर मेथियोनिन, मेथियोनिन। टी फॉर ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन। देखो, अनिवार्य अमीनो अम्ल, ऐसे अमीनो अम्ल हमारी जो बॉडी संश्लेषण नहीं कर पाती है उन्हें कहते हैं अनिवार्य अमीनो अम्ल, जो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। एग्जाम्पल की बात, 8 अमीनो अम्ल होते हैं ऐसे। और 8 अमीनो अम्ल कौन कौन से हैं? एल टीवी पीएमटी, एल टीवी पीएमटी याद रह जाएगा ये। आई फॉर आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, थ्रियोनिन, वेलिन। फिर आ गया फिनाइलेमिन, ठीक है, मेथियोनिन, ट्रिप्टोफैन, ठीक है। और एक चीज़ और, अब दो क्या होते हैं? दो अर्ध अनिवार्य होते हैं, दो अर्ध अनिवार्य अमीनो अम्ल है। वो कौन कौन से हैं भाई? दो अर्ध अनिवार्य अमीनो अम्ल भी हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं बेटा? वो होते हैं आर्जिन और हिस्टिडीन। आर्जिनिन, आर्जिनिन, ये तो डायरेक्ट याद रही जाएगी, इसकी क्या ट्रिक बनानी। और हिस्टिडीन, 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 ठीक है। आर्जिनिन और हिस्टिडीन ये सिर्फ बच्चों में नहीं बनते, बाहर से लेने पड़ते हैं। आर्जिनिन और हिस्टिडीन जो होते हैं ये बच्चों में नहीं बनते, ये हमें कहाँ से लेने पड़ते हैं? बच्चों को बाहर से लेने पड़ते हैं, यानी कि तो फिर ये दो अर्ध अनिवार्य अमीनो अम्ल हो गए, यानी बच्चों को तो बाहर से लेने पड़ेंगे ना। अपने पास तो है, हमारा बॉडी तो संश्लेषित इनको कर लेती है, लेकिन बच्चों को तो इनको क्या कहाँ से लेना पड़ता है? बाहर से लेना ही पड़ता है। अब बात करते हैं आगे। तो 8 अमीनो अम्ल तो कैसे थे? अनिवार्य थे। 2 कैसे थे? अर्ध अनिवार्य थे। कौन कौन से? आर्जिनिन, ठीक है, आर्जिनिन और हिस्टिडीन। तो आर्जिनिन और हिस्टिडीन बच्चों में नहीं बनते हैं, ये बच्चों को बाहर से लेने पड़ते हैं। अब बात करते हैं पेप्टाइड बंध का निर्माण। पेप्टाइड बंध का निर्माण कैसे होता है? इस पेप्टाइड बंध से तो श्रृंखला बनेगी अमीनो अम्ल की, तो वो सब मिलकर तो प्रोटीन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? प्रोटीन बनाएंगे। अब देखो, मेरे पास 2 अमीनो अम्ल हैं, सल्फा कार्बन, हाइड्रोजन परमाणु। यहाँ क्या लूँ? आर ग्रुप, ये R1 ले लेते हैं। ये NH2 हो गया, ये COH हो गया, प्लस दूसरा अमीनो अम्ल। तो भिन्न क्या होगा? अमीनो अम्ल में भिन्न क्या होगा? देखो, भिन्न सिर्फ R ग्रुप की वजह से, तो ये R1 है, ये R2 ले लिए, ये सल्फा, ये क्या यहाँ COOH, और यहाँ क्या बनेगा? हाइड्रोजन, और यहाँ होगा NH2 ग्रुप। होगा क्या? अब होगा क्या? डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन मतलब कि निर्जलीकरण, निर्जलीकरण,
निर्जलीकरण। अब होगा इसमें निर्जलीकरण, यानी कि H2O बाहर निकलेगा। H2O बाहर, इसका HO और इसका एक हाइड्रोजन बेटा बाहर निकल जाएगा। तो क्या बनेगा, ये C अल्फा, ये R1 जुड़ा हुआ, ये NH2 और ये वाला हाइड्रोजन। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा CO, ओनली CO ग्रुप ही बचेगा। और इसके साथ कौन जुड़ा हुआ, नाइट्रोजन यानी NH ग्रुप ही जुड़ेगा, ठीक है। और यहाँ क्या सी अल्फा, इसका ये R2, ये COOH और ये हाइड्रोजन। इसको क्या कहेंगे बेटा, पेप्टाइड बॉन्ड। ये क्या कहलाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड कहलाएगा, ये होगा पेप्टाइड बॉन्ड। तो अमीनो एसिड जब आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं, जो अमीनो एसिड जो होते हैं वो किसके माध्यम से आपस में जुड़े रहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा। अब एक पेप्टाइड बॉन्ड याद बना, सपोज करो कि एक और अमीनो एसिड यहाँ था, इस जगह अगर एक और अमीनो एसिड होता तो यहाँ से फिर H2O निकल जाता, वही स्ट्रक्चर बनती। 4 आते तो फिर इसका कार्बोक्सिलेशन उधर होता और उसके साथ एक और आकर जुड़ जाता। तो ये किसके द्वारा जुड़े रहते हैं, अमीनो अम्ल जो होते हैं वो आपस में किस बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं, वो होता है पेप्टाइड बॉन्ड। क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड। और पेप्टाइड बॉन्ड ऐसे बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, ऐसे बनता है पेप्टाइड बॉन्ड। और अमीनो एसिड, ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है ये कोवलेंट बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण जो होता है वो डिहाइड्रेशन सिंथेसिस या निर्जलीकरण संश्लेषण के द्वारा होता है। इसमें एक H2O बाहर निकल जाएगा तो क्या बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड। इसी तरह से हमारी क्या हो जाएगी, प्रोटीन तैयार हो जाएगी। यानी 20 प्रकार के अमीनो अम्ल है हमारे पास। तो जो अमीनो अम्ल आपस में जुड़ेंगे, अमीनो अम्ल आपस में जुड़ के किसका निर्माण कर देंगे, प्रोटीन का निर्माण करेंगे। लेकिन अमीनो एसिड आपस में जुड़ेंगे किससे, तो उनके पहले निर्जलीकरण होगा यानी डिहाइड्रेशन होगा दो अमीनो अम्लों के बीच में, और वो किस बॉन्ड का निर्माण कर देंगे, वही पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण कर लेंगे, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड की संख्या में पूछ ली जाए, अगर किसी में हमसे ये पूछा जाए पेप्टाइड बॉन्ड की संख्या कितनी है, तो हम बताएंगे कि जितने निष्कासित H2O की संख्या होगी वो क्या होगी, पेप्टाइड बॉन्ड की संख्या होगी। प्राकृत ठीक है। अब अगर मैं बात करूं पेप्टाइड बॉन्ड की संख्या की, पेप्टाइड बॉन्ड की संख्या किसके बराबर है बेटा, निष्कासित H2O की संख्या। यानी कि अगर मुझे भी देखना तो मुश्किल है, लेकिन हाँ मैं H2O को गणना कर सकता हूँ। 10 एक अमीनो अम्ल एक माध्यम में डाले, अब मैंने वो कुछ देर बाद में उस रिएक्शन हुई, सब के आपस में जुड़ गए। जुड़ने के बाद मैंने देखा कि इसके अंदर कितने पेप्टाइड बॉन्ड बने होंगे, ठीक है। तो देखूँगा मैं किसकी गणना कर लूँगा, हाइड्रोजन की, कि कितने हाइड्रोजन ही सॉरी जल वाटर के अणु देख लूँगा, कितने जितने H2O की संख्या होगी उतने क्या होंगे, पेप्टाइड बॉन्ड होंगे मेरे पास। प्रकृति के अंदर प्राकृतिक रूप से सिर्फ और सिर्फ 20 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, प्राकृतिक रूप से 20 अमीनो एसिड अम्ल मिलकर प्रोटीन संश्लेषण में प्रयुक्त होते हैं, संश्लेषण में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। 20 ही होते हैं। हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो प्राकृतिक रूप से 20 अमीनो अम्ल आपस में क्या करते हैं, संश्लेषण के दौरान क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। लेकिन हाँ, और कुछ बॉडी में बनते हैं और कुछ बाहर से में लेने पड़ते हैं। टोटल 20 अमीनो अम्ल है, कुछ बाहर से लेने पड़ते हैं और कुछ बॉडी के अंदर बनाते हैं। यानी अनिवार्य जो होते हैं वो बाहर से लेने पड़ते हैं 8 और 2 10, या तो 10 बॉडी के अंदर बढ़ाओ। वयस्क हूँ मैं, बड़ा हूँ, तो मेरे अंदर 12 अमीनो अम्ल तो मैं खुद संश्लेषण कर सकता हूँ, और मुझे 8 बाहर से लेने पड़ेंगे। बच्चा है तो उसे 10 बाहर से लेने पड़ेंगे, 10 उसकी बॉडी में संश्लेषण होंगे। लेकिन ये तो प्रकृति की बात थी। हमारे अकॉर्डिंग 21 अमीनो अम्ल भी है, और 21वां कौन सा अमीनो अम्ल है, सेलेनसिटीन, सेलेनसिटीन। ये भी एक नई रिसर्च के अकॉर्डिंग ये अमीनो अम्ल पाया
जाता है। ठीक है, चलो ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि प्रोटीन्स के अंदर कौन कौन से अमीनो एसिड पाए जाते हैं। ठीक है, और प्रोटीन की स्ट्रक्चर की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर कि प्रोटीन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, किस तरह से प्रोटीन का निर्माण होता है। एक बात बता दूँ, प्रोटीन की प्राथमिक स्ट्रक्चर, द्वितीयक स्ट्रक्चर, तृतीयक और चतुर्थ स्ट्रक्चर पाई जाती है। आगे इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, और अमीनो अम्ल में अमीनो प्रोटीन जो होते हैं वो क्या होते हैं, विषम बहुलक होते हैं। किसके? हेट्रोपोलीमर्स होते हैं भाई। किसके होते हैं? अमीनो अम्ल के हेट्रो, संख्या नहीं। अब देखो, एक तो समबहुलक यानी कि जिसकी एकलक इकाई समान एकलक इकाइयों से मिलकर बना हुआ क्या होता है? समबहुलक होता है। लेकिन अगर भिन्न भिन्न इकाइयाँ हो, मतलब भिन्न भिन्न समूह से मिलकर बना हो और वो बहुलक हो, तो कौन सा होता है? विषम बहुलक। ठीक है, तो ये विषम बहुलक होते हैं, हेट्रोपॉलीमर्स होते हैं प्रोटीन। किसके? अमीनो अम्ल के। और सबसे विविध प्रकार के कार्बनिक पदार्थ ये होते हैं। बहुत सबसे विविध प्रकार के कार्बनिक पदार्थ पूछा जाए तो कौन होते हैं? प्रोटीन।